आज हम शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में हम आपको हड़प्पा सभ्यता की और अधिक जानकारी देने वाले हैं। कल हमने आपको हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 1 के बारे में बताई थी और आज हम शुरू करने चल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं कल की अधूरी कहानी आज आपको दिखाने जा रहा हूं और आप इस को देखें। कल का टॉपिक हमने दिया था हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विवरण, मतलब हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में कल आपको बताया गया था। और उसमें कुछ बाकी जो नगर जो थे जिसके बारे में कल हमने आपको नहीं बताया, बोला कि इसको जो है आप नेक्स्ट वीडियो में यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 2 में आप इसको देखेंगे। तो आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। और आज का नगर है कोट दीजी। कहता है कि कोट दीजी की खोज जो है 1955 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1955 ईस्वी में। और कोट दीजी की खोज 1955 ईस्वी में जो की गई वह किसने किया बाबू? तो कहता है कि फजल अहमद ने किया। किसने किया? फजल अहमद। और यह कोट दीजी जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और रोपण जिला में स्थित है। अगर नदी की बात करेगा तो सिंधु नदी और जिले की बात करेगा तो रोपण। अब बात आती है अगले नगर की। तो आपका अगला नगर है लोथल। तो कहता है कि लोथल की खोज कब की गई? तो लोथल की खोज जो है 1957 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1957 ईस्वी में। और इस लोथल की खोज जो है एस.आर. राव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? एस.आर. राव के द्वारा। और यह लोथल जो नगर जो है वह गुजरात में स्थित है। और गुजरात के किस जिले में? तो अहमदाबाद जिले में स्थित है। और नदी की बात करेगा तो भोगवा यानी कि डोर भोगवा नदी के किनारे क्या है? यह लोथल स्थित है। अगले नगर की बात करते हैं। तो अगला नगर है बाबू आलमगीरपुर। तो कहता है कि आलमगीरपुर की खोज जो है कब की गई? तो आलमगीरपुर की खोज जो है 1958 ईस्वी में की गई। और किसके द्वारा? तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इस आलमगीरपुर की खोज कर दी जाती है, जो कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किस जिला में? तो मेरठ में यह स्थित है। और अगर कहें कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर बाबू हिडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिडन नदी के किनारे स्थित है। अगला आपका नगर है देसलपुर। तो कहता है कि देसलपुर की खोज जो है 1964 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1964 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई? तो कहता है कि किभी सुंदर राजन के द्वारा। किभी सुंदर राजन जो है उनके द्वारा जो है इसकी खोज की जाती है। और यह कहां पे है? तो गुजरात में स्थित है। और गुजरात के किस नदी के किनारे? तो सरस्वती नदी के किनारे। अर्थात देसलपुर कहां है? सरस्वती नदी के किनारे। और जगह कहां है? तो गुजरात में। और गुजरात के किस जिला में? तो कच्छ जिला में। कहां है? कच्छ जिले की बात करता है। अब बात आती है अगले नगर की। तो अगला नगर आपका है बनवाली। बनवाली की खोज 1973 ईस्वी में कर दी जाती है। और 1973 ईस्वी में बनवाली की खोज जो है जगपति जोशी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो जगपति जोशी के द्वारा। और जगपति जोशी साहब ने जो है वह बनवाली की जब खोज करते हैं तो वह बनवाली जो है जम्मू में स्थित है। और वह जम्मू के किस जिले में है? तो जम्मू एक राज्य है, उस राज्य की जम्मू एक जिला जो है उसी जिला में जो है बनवाली स्थित है। और बनवाली की बात करता है तो बनवाली जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कहां स्थित है? तो चिनाब नदी के किनारे। अब हम बात करते हैं अगले नगर की। तो अगला नगर है बाबू धौलावीरा। तो धौलावीरा की खोज जो है 1990 और 91 मतलब 1990-91 के समकालीन की जाती है। इसकी खोज धौलावीरा की। अब उसके खोजकर्ता की जब बात करता है तो इसकी खोज जो है रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। और यह धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। कहां? गुजरात में। और गुजरात के किस जिला में? तो भारूच जिला में स्थित है। और धौलावीरा की अगर नदी की बात की जाए कि धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो धौलावीरा बाबू लूनी नदी के किनारे है। और वह लूनी नदी के अगल बगल जो है मनसर जो नाला जो है उसी नाला में जो है धौलावीरा है। कुछ महत्वपूर्ण विद्वान के बारे में हमने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के जो काल के बारे में जो चर्चा जो की गई है उसमें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। किसी का मत किसी से नहीं मिलता है। कोई हड़प्पा सभ्यता के काल को कुछ और बताता है, कोई हड़प्पा सभ्यता के काल को कुछ और बताता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं
उन हड़प्पा सभ्यता के विद्वानों और उनके अनुसार बताए गए समय के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता का समय क्या माना जाता है। तो सबसे पहले आते हैं सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल साहब कहते हैं उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। किसके अनुसार? तो सर जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब कहता है कि अर्नेस्ट मैन का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक नहीं है कब? तो 2800 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। यह अपने आप बताते हैं कि अर्नेस्ट मैन साहब कहते हैं कि इनके अनुसार जो है वो 2800 से लेकर कब तक है? तो 2500 तक है। तीसरे व्यक्ति आते हैं कि माधव स्वरूप वत्स। तो माधव स्वरूप वत्स साहब का कहना है कि इनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो काल जो माना जाता है वो 2700 से लेकर और 2500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अर्थात यह कहते हैं कि मेरे अनुसार जो है मतलब माधव स्वरूप वत्स के अनुसार जो है इसका काल जो है वो 2700 से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला देखते हैं तो राधा कुमुद मुखर्जी, इनके अनुसार कहते हैं कि 3200 से लेकर और 2750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल था। कब से कब तक? तो 3200 से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक। पांचवें व्यक्ति आते हैं R.E.M. व्हीलर। तो R.E.M. व्हीलर साहब कहते हैं कि इनके अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता 2500 से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। मतलब सबका मानना अलग अलग है। अगले व्यक्ति को देखते हैं तो अगला व्यक्ति है डॉक्टर V.S. स्मिथ। V.S. स्मिथ साहब कहते हैं कि उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अर्थात किसी ने जो है किसी की बात को नहीं माना, सबने हड़प्पा सभ्यता के काल को अलग अलग बताया। तो आपके एग्जाम में इसमें से डाउट लगेंगे, डाउट न हो इसके लिए जो है आप जो है इनके काल को याद करें। अब हम आगे फिर देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो कुछ वस्तुएं जो प्राप्त हुई थी उसके साक्ष्य जो है कहां से प्राप्त हुए थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई जब 1921 ईस्वी में जब की जाती है तो वहां से हमें कुछ साक्ष्य मिला। तो कौन सी ऐसी वस्तु थी और वह कौन ऐसा स्थान था जहां से हमें जो है उस वस्तु की प्राप्ति हुई? तो कहता है मोहनजोदड़ो। हमने एक जगह देखिएगा सारे वस्तुओं को एक जगह कलेक्ट किया है जगह के साथ कि आपको खोजने में परेशानी ना हो। एक जगह याद करें और उसके साथ जितने भी यहाँ हमने नाम दिया वस्तुओं का वह सभी अगर कहीं से पूछे तो एक ही नाम याद करना है। तो आगे देखते हैं, कहता है कि पुजारी का सील, मोम के सांचे, कांस की मूर्ति, शिलाजीत, सीप का पैमाना, हाथी की कपाल, पानी की जहाज और दाढ़ी बनाने वाले मनुष्य की मूर्ति यानी कि प्रतिमा। अगर इसमें से किसी की बात करता है और आपसे पूछे कि यह जो है वस्तु जो है कहां से हमें मिली थी अर्थात इसका साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुआ, तो मेरे एक ही आंसर हम इसका मारेंगे और वह क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं, हड़प्पा की बात करता है। हड़प्पा से भी हमें बहुत से वस्तु की प्राप्ति हुई थी। तो यहां से क्या मिला? तो कहता है कि RH 37 कब्रिस्तान, लकड़ी का हल, शंख का बैल, तांबे की मुहर, जौ, गेहूं की भूसी और खरगोश के चित्र, इन सभी की प्राप्ति जो है हमें हड़प्पा सभ्यता से होती है, हड़प्पा नामक स्थान से होती है। आगे कहता है कि हड़प्पा का एक और जगह था चन्हूदड़ो। तो चन्हूदड़ो से हमें मनके बनाने वाले कारखाने मिले जहां हम मनके बनाया करते थे। अलंकृत हाथियां मिली, पीतल की बतख हमें प्राप्त हुआ, लिपस्टिक जो औरतें लगाती है पोटलाली जिसको हम कहते हैं, वह लिपस्टिक जो है हमें जो है चन्हूदड़ो से प्राप्त हुआ। और तराजू एवं बैल जो है वह भी हमें कहां से प्राप्त हुआ? तो चन्हूदड़ो से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं लोथल की बात। तो कहता है कि लोथल से हमें धान एवं बाजरे की खेती, मतलब वहां खेती का साक्ष्य मिला और वह किस चीज की खेती करते थे? तो धान और बाजरे की खेती करते थे। इतना ही नहीं, वहां आटा पीसने वाली चक्की भी हमें मिली थी, हाथी
के दांत का पैमाना भी मिला था, कुत्ते की मूर्ति भी मिली थी और बकरी की हड्डी जो है इसका भी साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुआ था बाबू? तो लोथल से प्राप्त हुआ था। अब कहता है अगर आपसे पूछे कि अग्निकुंड, लकड़ी की नाली, बीमारी वाला कपाल, मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो शोध कर रहा था बीमारी के बारे में, उसकी कपाल जो है और हल से जोते हुए खेत, इन सभी चीजों का साक्ष्य जो है वह कालीबंगा से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। और आगे देखते हैं नाक एवं कान की बाली, जो हम नाक और कान में पहनते हैं, मछली पकड़ने वाला कांटा जिसमें हम मछली को फंसाते हैं, और मिट्टी का खिलौना, इन सभी चीजों का साक्ष्य जो है बनमाली से मिला। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया कि आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगा, और इसमें से हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड में तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ कंपटीशन के एग्जाम में जरूर इसमें से सवाल आते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और बने रहे मेरे साथ। और यही है मोहनजोदड़ो से क्या मिला, हड़प्पा से हमें क्या मिला, चरमूदड़ो से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, कालीबंगा से क्या मिला और बनमाली से क्या मिला, इन सभी चीजों को हमने एक जगह कलेक्ट किया ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो, याद करने में दिक्कत ना हो और आपका एक भी नंबर ना छूटे। आगे देखते हैं। तो आगे आपका टॉपिक कहता है पुरातत्व। तो कहता है कि पुरातत्व आखिर क्या होता है, मतलब पुरातत्व किसे माना जाता है? तो कहता है कि वह विज्ञान जिसके द्वारा हम पृथ्वी के अंदर छिपी हुई, मतलब जो पृथ्वी के गर्त में जो छिपी हुई जो वस्तु होती है उसकी खुदाई करने के बाद और उससे जो वस्तु जो प्राप्त होती है, और उस खुदाई की हुई वस्तु के द्वारा जब हम अतीत के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो वही वस्तु क्या कहलाती है? पुरातत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? पुरातत्व कहलाती है। अब देखते हैं कि यहां से आपका और भी कांसेप्ट क्लियर होगा। यहां पे देख लेते हैं, कहता है पुरातत्व। तो ध्यान देंगे, कहता है कि पुरातत्व, तो पुरातत्व दो चीजों से मिलकर बना होता है, वह होता है पूरा और प्लस होता है तत्व। यानी पूरा मतलब होता है पुराना और तत्व मतलब होता है वस्तु। मतलब कहता है कि पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा हमें पुरानी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। वही वस्तु, वही शास्त्र जो है वह पुरातत्व शास्त्र कहलाता है। और इसी से संबंधित एक और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आता है पुरातत्वविद। क्या पूछता है? तो पुरातत्वविद। तो हम उसकी चर्चा करते हैं कि पुरातत्वविद क्या है। तो देखते हैं, कहता है कि पुरातत्वविद के बारे में जब चर्चा करें तो यहां ध्यान देंगे तो पुरातत्वविद में तीन शब्द जुड़ा हुआ है। यहां पुरातत्व, तो पुरातत्व में दो शब्द है, क्या है होगा? पूरा और है तत्व। लेकिन जब विद की बात करता है तो विद का मतलब होता है वैज्ञानिक। अगर विद की बात करें तो पूरा मतलब पुराना, तत्व मतलब वस्तु और विद का मतलब होता है वैज्ञानिक। तो कहता है कि पुरातत्वविद उन्हें कहा जाता है जो हमें पुरानी वस्तुओं का क्या करते हैं? अध्ययन कराते हैं। उस व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। फिर से एक बार ध्यान से समझेंगे। कहता है कि पुरातत्व अर्थात पूरा वस्तु किसे कहते हैं? तो जो वस्तु पुरानी होती है, जो हमें पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होती है। गर्भ से कब प्राप्त होगी? जब उसकी हम खुदाई करेंगे। और खुदाई कौन करता है? तो वैज्ञानिक करता है। तो कहता है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु की खुदाई करने के बाद उसके बारे में जब हमको जानकारी देता है, तो जो वस्तु के बारे में बताता है वह वस्तु पुरातत्व कहलाता है या पूरा वस्तु कहलाता है। लेकिन जब उस व्यक्ति की बात करता है तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। आइए देखते हैं आपके अगले टॉपिक की तरफ। तो आपका अगला टॉपिक बहुत ही लाजवाब है और यह बहुत ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, खास करके तो 12th के बोर्ड में जो है यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का टॉपिक है कार्बन 14 विधि। कहता है कि कार्बन 14 विधि क्या होता है? तो कहता है कि कार्बन 14 विधि एक तिथि निर्धारण की विधि होती है। क्या होती है बाबा? तिथि निर्धारण की विधि होती है। और यह तिथि निर्धारण की विधि जो कार्बन 14 विधि है, इसकी खोज जो है किसने कर दिया बाबू? तो इसकी खोज जो है बीएफ लीवी ने कर दिया। किसने किया? बीएफ लीवी ने। आपसे पूछता है कि कार्बन 14 विधि की खोज किसने किया? तो कार्बन 14 विधि की खोज बीएफ लीवी ने किया। और कब किया? तो 1946 ईस्वी में किया। कब किया? 1946 ईस्वी में। आप तो जान गए कार्बन 14 विधि
वीएफ लीवी ने किया और एक तिथि निर्धारण की विधि है जो 1946 ईस्वी में जो है वह बीएफ लीवी के द्वारा कर दी जाती है। लेकिन बीएफ लीवी जो है वह कहां के रहने वाले थे? तो बीएफ लीवी जो है अमेरिका के रहने वाले थे और अमेरिका के एक महान रसायन शास्त्री थे। क्या थे बाबू? तो महान रसायन शास्त्री कौन थे? वीएफ लीवी, जिन्होंने 1946 ईस्वी में कार्बन 14 विधि का खोज किया, कार्बन 14 विधि का प्रतिपादन किया। ऐसा बताया जाता है, उनके द्वारा बताया गया कि कार्बन 14 विधि में जो तिथि का निर्धारण तो हम करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि जब एक कोई भी जीवित वस्तु जब पाई जाती है, जब कोई भी जीवित वस्तु हो या जीवित व्यक्ति हो, तो उनका कहना है कि उसमें जो है दो प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। कौन कौन? तो कार्बन 12 और कार्बन 14। कहता है कि उसमें जीवित जब रहेगा तो दो प्रकार का कार्बन पाया जाएगा, कार्बन 12 और कार्बन 14 पाया जाता है। और कहता है कि वह दोनों समान पाए जाते हैं, कोई कम और कोई ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। दोनों की जो मात्रा जो होती है उस जीव में समान पाई जाती है। लेकिन उन्होंने एक इसमें और क्लू बताया, उन्होंने एक और इसका रहस्य बताया और उन्होंने बताया कि जो कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा जो पाई जाती है वो तो जीवित में पाई जाती है, लेकिन लास्ट में उन्होंने बताया कि जब जीवित प्राणी जब मर जाते हैं, जब उनकी मृत्यु जब हो जाती है तो उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है। तो उसने बदलाव क्या बताया? तो उसने बताया कि कार्बन 12 जो है वह अपनी स्थिति बनाए रखती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। चेंजिंग होता किसमें है? तो कार्बन 14 में चेंजिंग होता है। उन्होंने क्या बताया? कार्बन 14 में चेंजिंग होता है। मतलब चेंजिंग करने का मतलब उसमें कमी आती है, अर्थात जो स्थिति जीवित होने के समय में एक जीवित प्राणी में थी, कार्बन 12 की जितनी मात्रा थी उतना ही कार्बन 14 की थी, लेकिन जैसे वह व्यक्ति मरा उसमें कार्बन 12 जो है अपनी स्थिति पर कायम रहा, लेकिन कार्बन 14 का धीरे धीरे क्या हो गया? क्षय हो गया। उन्होंने कहा कि जिसमें कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम पाई जाती है, मतलब जितना वो उसमें कार्बन 14 का लेवल अगर कम होगा तो वह वस्तु जो है उतना ही पुराना माना जाता है। मतलब उसकी मृत्यु अर्थात वह वस्तु बहुत पहले नष्ट हो गई थी। क्यों? कि क्योंकि उसमें कार्बन 14 की मात्रा क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। फिर एक बार ध्यान देंगे, बीएफ लीवी ने कहा कि कार्बन 14 विधि जो है तिथि निर्धारण की विधि है, जो जीवित प्राणियों में दो प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं, C12 और C14। लेकिन जब व्यक्ति जब मर जाते हैं तो उनके कार्बन की स्थिति में थोड़ा बदलाव आता है और 12 जो है अपनी स्थिति को बनाए रखता है, जबकि 14 में धीरे धीरे कमी आती है। और उसने कहा कि अगर जिसमें कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम पाई जाती है, मतलब जितना उसका लेवल नीचे होता है, वह वस्तु उतना ही क्या माना जाता है? पुराना माना जाता है। यह किसने बताया? तो बीएफ लीवी ने। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के। और उसने कब बताया? 1946 में। किसके बारे में? तो कार्बन 14 विधि। और कार्बन 14 विधि कैसी है? तो तिथि निर्धारण की विधि है। जीवित में क्या पाया जाता है? तो C12 और C14 कैसा? तो समान। क्या पाया जाएगा? समान। लेकिन जैसे वो मरेगा तो कार्बन 12 जो है स्थिर रहेगा, लेकिन 14 में क्या हो जाएगी? कमी होना शुरू हो जाएगा और कार्बन 14 का धीरे धीरे क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। आइए अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। तो और इस आपका अगला क्वेश्चन होगा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन, मतलब कोई भी सभ्यता जब उसकी जब खोज होती है तो उसका पतन होता है। जैसे हम लोगों का भी जब जन्म होता है तो जन्म के बाद जो है हम लोग की मृत्यु होती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति का जब उदय जब होता है, जब उसको जब खोजा जाता है पहली बार, तो कोई ना कोई ऐसी घटना आती है जिसकी वजह से उस सभ्यता का खत्म हो जाता है, मतलब उसका पतन हो जाता है। तो जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ? तो पहला कहता है कि जलवायु परिवर्तन, मतलब हड़प्पा सभ्यता की जलवायु की स्थिति में बदलाव आया, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है कि बाहरी आक्रमण, मतलब जब लोग, जब दूसरे देश के लोग, जब दूसरे जगह के लोग जब किसी दूसरे जगह पे जब आक्रमण करना शुरू हो जाता है, कर देते हैं, और करने के बाद जब वहां की सभ्यता अगर उस बाहरी सभ्यता से जब कमजोर पड़ती है तो उसका खात्मा कर देती है, मतलब उसका पतन हो जाता है। तो बाहरी आक्रमण के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो जाता है। आगे देखते हैं, तीसरा कहता है कि नदियों का सूख जाना। हड़प्पा सभ्यता में आप जानते हैं कि अनेक नदियां बहती थी और नदियां जो है
वह फसलों के लिए जरूरी होती है, लेकिन अचानक जब वहां की नदी जब सूख जाती है तो नदी के सूख जाने से हड़प्पा सभ्यता क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, पतन हो जाता है। नदियों के मार्ग को का बदल देना, नदियां जब अपना रास्ता मोड़ लेती है, जैसे जब नदी जब किसी रास्ते पे चलती है तो उसके अगल बगल आसानी से व्यक्ति खेती कर सकता है, लेकिन वही जब नदी जब अपना रास्ता मोड़ लेती है तो हो सकता है कि अपनी धारा में वह बहुत से फसलों को नष्ट कर देती है, अर्थात नदी के मार्ग बदल लेने से भी हड़प्पा सभ्यता का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। आगे आता है बाढ़ का आना। बाढ़ आना भी एक तरह से जो है इसके पतन का कारण बना। और लास्ट टॉपिक है प्राकृतिक आपदा, जैसे कि भूकंप, महामारी और अकाल, यह सभी जो है वो प्राकृतिक आपदा होती है, वो मानव निर्मित आपदा नहीं होती है। भूकंप हम नहीं बनाते हैं, भूकंप प्रकृति के द्वारा, भूमि के द्वारा भूकंप पैदा होती है, भूमि के द्वारा आती है। महामारी मतलब जैसे बीमारी, अभी कुछ दिन पहले कोरोना आया था, वही महामारी, इसमें लाखों लोग मर गए, ठीक उसी प्रकार हैजा, यह भी एक तरह से महामारी है। अकाल पड़ जाना, जब वहां फसल नहीं होगी तो लोग भूखे मर जाएंगे, जब लोग भूखे मर जाएंगे तो वहां का साम्राज्य जो है खत्म हो जाएगा, वह सभ्यता पतन के कगार पर चलेगा। तो यह था मेरा हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहे और इसके बाद जो है एक एक करके हर एक सब्जेक्ट का जो है लाजवाब जो है क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहे। ऐसा नहीं कि केवल इसमें हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, यह तो हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी हम आपको लेके आएंगे। इस प्रकार जो है हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक के बारे में हम आपसे जानकारी देंगे आपको हम, और वह जानकारी जो है आप तक हम साझा करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।